गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप। आज हम पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पितृसत्ता की अवधारणा के अंतर्गत घर के वयोवृद्ध मुखिया या परिवार के पुरुष की सत्ता रहती है। परिवार के सदस्यों पर उसका कठोर नियंत्रण स्थापित रहता है। ऐसे परिवारों में पुरुष के हाथों अधिक अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। स्त्रियों को ऐसे परिवारों में घर गृहस्थी संभालना, सरल कार्य करना सौंपे जाते हैं। पुरुष वर्ग के द्वारा बाहरी क्रियाओं को संचालित करना, महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी मुख्य भूमिका निभाना पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी बन जाती है। पितृसत्ता की अवधारणा के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पितृसत्ता क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। सकारात्मक पक्ष जहां एक ओर स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाते हैं, इनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है, सरल कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं आदि सकारात्मक पक्ष इसका प्रस्तुत किया गया। जबकि नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण का अभाव, नारी के विकास में बाधा उत्पन्न होना, नारी जागरूकता का अभाव होना, शक्ति असंतुलन, नारी शक्ति का अपमान, असंतुलित विकास की स्थिति समाज में उत्पन्न होती है। नारी के प्रति घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे परिवारों में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है। पितृसत्ता अवधारणा के अंतर्गत नारी को अनेक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि वह घर की चारदीवारी में कैद हो जाती है। इसके अलावा पितृसत्ता की अवधारणा मानवता के प्रतिकूल व्यवस्था मानी जाती है आदि इसके नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया गया था। आज हम पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप किस प्रकार से हो, किस प्रकार से यह व्यवस्था लैंगिक विभेद समाप्त करेगी, किस प्रकार इस व्यवस्था के द्वारा स्त्री पुरुष दोनों की शक्ति और अधिकारों में समन्वय स्थापित किया जाए तो यह व्यवस्था उत्तम बन सकती है। तो पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप प्राचीन समाज में स्वीकार था, वर्तमान समय में भी इसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जब कोई व्यवस्था एक आदर्श रूप ग्रहण करती है तो फिर वह पूर्णतः दोष मुक्त बन जाती है और इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में आदर्श व्यवस्था में संबंधित पितृसत्ता थी, जिसके कारण इसको आज तक स्वीकार किया जाता रहा है और इसका गुणगान किया जाता है। परंतु अनेक विसंगतियों ने इसे आज त्रुटिपूर्ण बना दिया है। यदि वर्तमान समय में पितृसत्ता आदर्श स्वरूप में हो तभी इसका गुणगान किया जाएगा। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र और तारा दोनों ने ही एक आदर्श गृहस्थ व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा ने एक आदर्श गृहस्थ व्यवस्था का स्वरूप प्रकट किया और अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। राजा दशरथ ने भी अपनी पत्नी के कई को दिए हुए वचनों का पालन किया। सीता जी ने भी अपने पति का अनुकरण करते हुए ही उनके साथ 14 वर्ष के लिए वन की ओर प्रस्थान किया था।
तो इस प्रकार अनेक स्थितियां जो हैं पितृसत्ता के आदर्श रूप को प्रस्तुत करती हैं। पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से रही हैं। आइए हम देखते हैं पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसके अंतर्गत पहला है नारी इच्छा का सम्मान। नारी इच्छा का सम्मान पितृसत्ता व्यवस्था का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। पितृसत्ता के अंतर्गत नारी सम्मान की भावना का समावेश करने पर ही पुरुष एवं नारी दोनों को ही एक समान अधिकार प्राप्त होंगे। एक आदर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था वही मानी जाती है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार शक्तियाँ प्राप्त हों। एक अच्छा पुरुष किसी निर्णय से पूर्व अपनी स्त्री की इच्छा को जानना चाहता है। एक पिता किसी निर्णय को लेने से पूर्व पुत्रों के साथ साथ अपनी पुत्रियों की इच्छा को जानना चाहता है। इस प्रकार की स्थिति से लैंगिक विभेद जहाँ एक ओर समाप्त होगा, वहीं पितृसत्ता व्यवस्था का एक आदर्श स्वरूप समाज के अंदर विकसित होगा। इस प्रकार आदर्श स्वरूप वही कहलाएगा जहाँ नारी इच्छा को सम्मान दिया जाता हो, महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण में अपनी पत्नी, पुत्रियों आदि महिलाओं का सहयोग लिया जाता हो, उनके निर्णय इच्छा का सम्मान किया जाता हो। ऐसे परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो यही व्यवस्था पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप स्पष्ट करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हेडिंग है 2 नंबर, वह है नारी की योग्यता का सम्मान। नारी की योग्यता का सम्मान। नारी की योग्यता का सम्मान। एक परिवार में 4 स्त्रियां हैं। एक स्त्री MA B.Ed की योग्यता रखती है तो उसे शिक्षक बनने की इच्छा अगर उसके द्वारा प्रकट की जाती है तो अन्य स्त्रियों को गृह कार्य में लगाया जा सकता है तथा शैक्षिक योग्यताधारी महिला को शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप वही होगा जहाँ पर नारी की योग्यता का समाज हित में प्रयोग किया जाए। अगर एक स्त्री MA B.Ed किया हुआ है और वह शिक्षिका बनना चाहती है तो पुरुष वर्ग के द्वारा उसका किसी प्रकार से विरोध न किया जाए, बल्कि उसे अपनी योग्यता साबित करने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए, अपने परिवार का संचालन अच्छे भली प्रकार से कर पाए। इससे जिस स्त्री को जहाँ रुचि और योग्यता होती है उसके अनुसार ही कार्य मिलता है। एक आदर्श पितृसत्ता स्वरूप वही होगा जहाँ एक पुरुष वर्ग के द्वारा नारी की इच्छा योग्यता का सम्मान किया जाता हो, उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती हो तथा उसे उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता हो। ऐसी व्यवस्था पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार की स्थिति में जहाँ एक और लैंगिक विभेद समाप्त होगा तो वहीं दूसरी ओर पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप भी विकसित होगा। तो पितृसत्ता अवधारणा के अंतर्गत ये आवश्यक है कि परिवार में नारी की रुचि योग्यता को ध्यान में रखा जाए, उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुन पाए तथा अपनी योग्यता को साबित कर पाए। नेक्स्ट है परिवार विकास में नारी की सहभागिता।
परिवार विकास में नारी की सहभागिता। तो परिवार में होने वाले सभी प्रकार के संचालन एवं विकास संबंधी निर्णयों में जब नारी की सहभागिता सुनिश्चित होती है तो माना जाता है कि ऐसे परिवारों में लैंगिक विभेद समाप्त होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में परिवार के सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं के साथ परिवार संबंधी प्रत्येक घटना पर विचार विमर्श किया जाता है। सभी की एक समान रूप से राय ली जाती है। विचार विमर्श की इस प्रक्रिया में परिवार के सभी सदस्य आत्म गौरवान्वित अनुभव करते हैं स्वयं को, और पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप विकसित होता है। तो इस प्रकार पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप के अंतर्गत परिवार के विकास में नारी की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है तथा उनकी इच्छा और योग्यता का पूरा सम्मान किया जाता है। फिर नारी के प्रति सम्मान की भावना का विकास। नारी के प्रति सम्मान की भावना का विकास। तो पितृसत्ता में पुरुष वर्ग द्वारा नारी को समानता का अधिकार प्रदान करना चाहिए। पुरुष वर्ग को यह कभी विचार नहीं करना चाहिए कि स्त्री वर्ग किसी भी रूप में उनसे कम योग्यता एवं महत्व रखती है। नारी सम्मान की भावना से स्त्री पुरुष के मध्य एक आदर्श व्यवस्था का जन्म होता है, जिसमें सभी एक दूसरे की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। यहाँ लैंगिक विभेद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसे परिवार जहाँ नारी के प्रति सम्मान की भावना पाई जाती है, ऐसे परिवारों में लैंगिक विभेद असमानता समाप्त हो जाती है और पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप समाज के अंदर विकसित होता है। फिर है पुरुष द्वारा उत्तरदायित्व का पालन करना। पुरुष द्वारा उत्तरदायित्व का पालन करना। पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप तभी विकसित होगा जबकि पुरुष वर्ग के द्वारा अपने उत्तरदायित्व अर्थात परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको सही ढंग से निभाए, परिवार की हर सुख सुविधा का वह ध्यान रखे। इसके अलावा परिवार में स्त्रियों के सम्मान और विकास में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाए। ऐसा करने से ही पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप समाज के अंदर विकसित हो पाएगा। नारियों को उनके अधिकारों की प्राप्ति होगी। ऐसे परिवारों में एक आदर्श पितृसत्ता का स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार पुरुष वर्ग के द्वारा उत्तरदायित्व का पालन किया जाए। पितृसत्ता की स्थिति में जब पुरुष वर्ग के द्वारा वास्तविक रूप से अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्व का पालन किया जाता है, तब लैंगिक विभेद समाप्त होता है। पुरुष अपने लिए जब नवीन वस्त्र खरीद कर लाता है तो अपने आश्रित परिवार के सभी सदस्यों के लिए वह नवीन वस्त्र लाकर देता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में सभी का ध्यान रखा जाता है। परिवार के सभी सदस्यों का एक समान रूप से ध्यान रखा जाता है, अर्थात परिवार की स्त्रियों, पुत्रियों आदि की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। ऐसे परिवार में समानता
संयोग का वातावरण उत्पन्न होता है। पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप समाज के अंदर विकसित होता है। नेक्स्ट है परिवार में समानता का व्यवहार। परिवार में समानता का व्यवहार पितृसत्ता व्यवस्था का आदर्श स्वरूप तभी विकसित होगा जब परिवार में सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, अर्थात पुत्र पुत्री में किसी भी कार्य में कोई भेदभाव न हो, परिवार में स्त्री पुरुषों के कार्य क्षेत्र में भी कोई भेदभाव न किया जाए। जब पुरुष द्वारा परिवार में समानता का व्यवहार किया जाएगा तो लैंगिक विभेद की स्थिति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस आधार पर सभी को अपने अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। अधिकार का विभाजन जो है पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है, परंतु अधिकार एवं कर्तव्य विभाजन में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में पितृसत्तात्मक परिवार जो है आदर्श रूप में विकसित हो पाएगा। ऐसा परिवार जहां परिवार के सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता हो, ऐसा परिवार पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप विकसित करता है। नेक्स्ट है परिवार में सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था। परिवार में सुविधाओं की एक आदर्श व्यवस्था। परिवार में सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था भी पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप को स्पष्ट करती है। जैसे कि परिवार में बालिका का मानसिक स्तर उच्च एवं बालक का मानसिक स्तर निम्न है, तो बालिका को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए उसके अभिभावकों के द्वारा। तो उनके अभिभावकों का दायित्व है कि वह बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि बालिका उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकती है जिसको बालक कठिनता से प्राप्त करेगा। इसलिए बालिका के लिए आवश्यक और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की जो स्थिति है पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है नारी की व्यवसायिक योग्यता का सम्मान। नारी की व्यवसायिक योग्यता का सम्मान। पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप वही होता है जहां नारी की व्यवसायिक योग्यता का सम्मान किया जाता हो। नारी व्यवसायिक योग्यता के अनुरूप परिवार में उनकी व्यवस्था करना पुरुष प्रधान का मुख्य कर्तव्य होता है। जैसे कि अगर एक स्त्री सिलाई करने में निपुणता प्राप्त है तो आवश्यक नहीं है कि उसे गृह कार्य में ही लगाया जाए, उसको सिलाई करने का अवसर प्रदान किया जाए। गृह कार्य उन स्त्रियों या पुरुषों से कराया जाए जो इसमें रुचि रखते हैं या निपुणता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक स्त्री और पुरुष को उसकी योग्यता रुचि के अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे और पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप भी विकसित होगा। फिर कार्य विभाजन का उचित आधार।
कार्य विभाजन का उचित आधार। परिवार में किसी भी कार्य का विभाजन इस आधार पर न किया जाए कि ये कार्य स्त्रियों का है, इसे पुरुष संपन्न नहीं कर सकता। जैसे कि एक बालक बर्तन साफ करना चाहता है तो उसे भी यह कार्य करने देना चाहिए। बालिका साइकिल चलाना जानती है, क्रिकेट खेलना जानती है तो उसे यह कार्य करने देना चाहिए। इससे लैंगिक विभेद समाप्त होगा और पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप विकसित हो पाएगा। इस प्रकार कार्य विभाजन का उचित आधार होना चाहिए। ऐसे परिवार एक आदर्श व्यवस्था का रूप प्राप्त करता है। नेक्स्ट है उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। पितृसत्ता युक्त परिवार में यदि पुरुष प्रधान के द्वारा उचित समय पर अपने आश्रितों को उचित परामर्श एवं निर्देशन दिया जाता है, उनकी रुचि योग्यता को महत्व प्रदान किया जाता है, तो ऐसे परिवार में लैंगिक विभेद की स्थिति नहीं रहेगी। समय समय पर पुरुष प्रधान को अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष योग्य और अनुभव व्यक्तियों से निर्देशन और परामर्श भी प्राप्त करते रहना चाहिए, जिससे उसको जो दायित्व मिलते हैं उसका निर्वहन सही ढंग से हो पाए। तो इस प्रकार उचित निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था के द्वारा एक पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिकारों का विकेंद्रीकरण। तो पितृसत्ता में पुरुष प्रधान समाज यह अनुभव करता है कि परिवार में कुछ स्त्रियां योग्यता रखती हैं और कार्य विशेष और भली भांति प्रकार से कर सकती हैं, तो उनको यह अधिकार प्रदान किया जाए। जैसा कि एक स्त्री स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह परिवार के सभी बालक बालिकाओं की शिक्षा के बारे में निर्णय ले पाए। तो इस प्रकार की स्थिति से लैंगिक विभेद समाप्त होता है और पितृसत्ता का एक आदर्श स्वरूप समाज के अंदर विकसित हो पाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृसत्ता आदर्श स्वरूप की कल्पना वैदिक और धर्मशास्त्रों में की गई है। इसके अनुसार आज भी पितृसत्ता का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि पितृसत्ता का जो आदर्श स्वरूप है वह एक और जहाँ लैंगिक विभेद समाप्त करता है, वहीं एक आदर्श परिवार और समाज की स्थापना भी इसके द्वारा की जा सकती है। अतः पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप को ही समाज में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।